India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी मोटी खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे और कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को भी आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ दाखिल रिव्यू पिटीशन 4:1 बहुमत से किया खारिज। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुमत के फैसले से जताई असहमति। बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को दिए अहम निर्देश। कहा, पीड़िता को कराए घर मुहैया, बच्चों की पढ़ाई कराई जाए और पीड़िता को मिले सुरक्षा की हो समीक्षा। सैंडलवुड ड्रग्स केस में कन्नड़ एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। कोर्ट ने कहा कि 1 साल की सजा का प्रावधान के कारण जमानत पाने की हकदार है रागिनी। अवैध निर्माण मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता सोनू सूद की याचिका को किया खारिज। कहा, बीएमसी अब इस पर कार्रवाई का करे फैसला। India Legal presents Courts Roundup. चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आधार योजना को लेकर दिए गए अपने फैसले की समीक्षा के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की आधार योजना को संतुलित बताते हुए इसकी संवैधानिक वैधता बरकरार रखी थी। दरअसल अदालत ने बैंक खातों, मोबाइल कनेक्शन और स्कूल में बच्चों के प्रवेश आदि के लिए इसकी अनिवार्यता संबंधी प्रावधान निरस्त कर दिए थे। पीठ के 5 जजों में से एक जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बहुमत वाले इस फैसले से असहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट आधार मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ दाखिल रिव्यू पिटीशन 4:1 के बहुमत से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिव्यू का ग्राउंड नहीं बनता। अदालत ने कहा कि हमारा मत है कि 26 सितंबर 2018 के जजमेंट के खिलाफ जो रिव्यू दाखिल किया गया है उसमें रिव्यू का ग्राउंड नहीं बनता, लिहाजा अर्जी खारिज की जाती है। लेकिन जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई और कहा कि रिव्यू पिटीशन को तब तक पेंडिंग रखना चाहिए जब तक कि इससे जुड़े रोजर मैथ्यू मामले में लार्जर बेंच का फैसला नहीं आ जाता। दरअसल तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच के सामने रोजन मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड का केस आया था। उस वक्त जस्टिस गोगोई ने आधार मामले में बहुमत के फैसले के उस आंकलन पर संदेह जताया था जिसमें बहुमत ने आधार बिल को मनी बिल की तरह पास किए जाने को सही माना था। जस्टिस गोगोई ने मामले को रोजन मैथ्यू मामले को लार्जर बेंच रेफर कर दिया था। आधार मामले में 26 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में बहुमत से 4 जजों ने फैसले में कहा था कि आधार ना तो बैंक अकाउंट के लिए और न ही मोबाइल कनेक्शन के लिए अनिवार्य होगा। स्कूल में दाखिले के लिए भी आधार जरूरी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि आधार किसी भी व्यक्तिगत शख्स के निष्ठा के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से फैसले से कहा था कि आधार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और पैन के लिए अनिवार्य बना रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में आधार एक्ट की धारा 57 को खारिज कर दिया था, जिसके तहत प्राइवेट कंपनी और कॉर्पोरेट को बायोमेट्रिक डेटा को लेने और इस्तेमाल की इजाजत दी गई। आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट की सितंबर 2018 के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बहुमत से खारिज कर दिया। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने रिव्यू पिटीशन को खारिज किए जाने के बहुमत के फैसले से अलग मत व्यक्त किया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि स्टेज पर यह कहना कि आधार के रिव्यू का आधार नहीं है, ये संवैधानिक गलती की तरह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
बलात्कार पीड़िता पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को अहम निर्देश दिया है। पीड़िता ने कोर्ट में कहा था कि मीडिया ने उसकी पहचान जाहिर की थी, इसके बाद उसे समाज से उल्हाना मिल रहा है। दरअसल इन हालातों में कोर्ट ने पीड़िता को मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन को दिशा निर्देश दिए। बलात्कार पीड़िता पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बलात्कार की एक पीड़िता न केवल एक मानसिक आघात सहती है, बल्कि समाज के भेदभाव से भी ग्रस्त होती है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक बलात्कार पीड़िता द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए ये बात कही। पीड़िता ने 2019 में एक रिट याचिका दायर करके शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि उसकी 1998 में बसंत यादव से जबरन शादी की थी। उसने आगे कहा कि यादव को तलाक देने से पहले शादी से एक बच्चा था और उसके साथ मोहम्मद अली, जिसे बाद में दोषी ठहराया गया था, और 3 अन्य आरोपियों ने बलात्कार किया। ये प्रस्तुत किया गया कि वो बलात्कार पीड़िता है, जिसकी पहचान का मीडिया ने खुलासा किया, और ये जानने के बाद कि वो बलात्कार पीड़िता है, कोई भी उसे किराए पर आवास देने के लिए तैयार नहीं है, कि उसे परिवार के दोस्तों या समाज से कोई मदद नहीं मिल रही है। वो 3 बच्चों के साथ है, उसके पास बचने का कोई साधन नहीं है और वो अपने बच्चों को शिक्षा देने में सक्षम नहीं है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और ये भी कि राज्य ने बताया कि महिला ने कई शिकायतें दर्ज की है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा कि वो सभी प्राधिकारियों द्वारा बलात्कार पीड़िता के रूप में उपचार की हकदार है। पीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए। उपायुक्त रांची को ये सुनिश्चित कि याचिकाकर्ता के नाबालिग बच्चे को रांची के किसी भी सरकारी संस्था में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए। बच्चे के 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ये किया जाएगा। उपायुक्त रांची याचिकाकर्ता के मामले में प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी अन्य केंद्रीय या राज्य योजना के तहत घर प्रदान करने के मामले में भी विचार कर सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची और अन्य सक्षम प्राधिकारी समय समय पर याचिकाकर्ता को प्रदान की गई पुलिस सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और जो सही और उचित लगे वैसे उपाय करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण याचिकाकर्ता को कानूनी सेवाओं को प्रस्तुत करेगा, जो याचिकाकर्ता के हित को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। पीठ ने निपुण सक्सेना और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य केस में की गई टिप्पणियों को भी दोहराया कि कोई भी व्यक्ति प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया आदि में पीड़िता का नाम नहीं छाप सकता है या प्रकाशित नहीं कर सकता है। पीठ ने कहा कि धारा 228A के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है। मीडिया और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों को कानून का पालन करना है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बृहन-मुंबई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए बीजेपी नेता की याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिका बीजेपी नेता ने दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत ये भी पूछा कि क्या नेता प्रतिपक्ष सत्तारूढ़ गठबंधन का एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा नेता द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें बृहन-मुंबई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष LOP का दर्जा पाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को सुना, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को LOP का दर्जा दिया गया था, हालांकि ये सत्तारूढ़ गठबंधन का एक हिस्सा है। इसके लिए CJI ने कहा विपक्षी नेता सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। साथ ही प्रतिवादियों को एक जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए निर्देशित किया गया है और मामले को स्थगित कर दिया गया। मुंबई के नागरिक निकाय के 2017 के चुनावों के बाद भाजपा शिवसेना के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि भाजपा ने विपक्ष के नेता की स्थिति को अस्वीकार कर दिया, जैसा कि तब शिवसेना के गठबंधन में थी, और इसलिए ये पद कांग्रेस पार्टी के पास चला गया। 3 साल बाद फरवरी 2020 में भाजपा ने LOP पद की मांग उठाई, क्योंकि तब तक राजनीतिक समीकरण बदल गए थे, क्योंकि 2019 विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में शासन करने के लिए कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाने के लिए शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया। उच्च न्यायालय ने ये कहते हुए भाजपा नेता की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि नेता विपक्ष को सिर्फ इसलिए नहीं बदला जा सकता क्योंकि एक पार्टी का हृदय परिवर्तन हुआ था। मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 की धारा 37(1)(a) की व्याख्या के साथ तात्कालिक दलील खुद ही चिंता का विषय है। ये कानून का सवाल है कि क्या महापौर LOP को मान्यता देने की कवायद कर रहे हैं, जिसमें दिए गए समय में राज्य में प्रचलित मामलों की सराहना की जानी चाहिए और फलस्वरूप धारा 37(1)(a) में दिखाई देने वाले कारकों के अनुरूप निर्णय लिया जाए।
विशेष रूप से कारक ये दर्शाता है कि निर्णय समय के लिए लिया जाए। 31 सितंबर 2020 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा पार्षद प्रभाकर शिंदे द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बृहन्मुंबई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष एलओपी का दर्जा पाने की मांग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने विधिक सेवा संस्थानों के माध्यम से दोषियों द्वारा न्याय तक पहुंच और अपील याचिका दायर करने की सुविधा के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। समिति को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके दोषियों की न्याय और अपील एसएलपी को समय पर दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, अनुवाद और इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण के संबंध में 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। समिति में शामिल सचिव गृह मंत्रालय, भारत सरकार, महानिदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सदस्य प्रक्रिया ई समिति, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और सदस्य सचिव NALSA यानी कि नालसा, भारत के मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने 19 जनवरी को आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि हमने देखा है कि दोषियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं में एक असमान देरी होती है और जिसे माफ करना मुश्किल हो जाता है। कहने की जरूरत नहीं, स्थितियां यहां तक कि देरी को माफ करने के मामले से निपटने के लिए तत्परता बरतने की गया। हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा आसानी से उपलब्ध होने वाले उपकरणों की उपलब्धता के साथ ये देरी क्यों होती रहनी चाहिए। पीठ ने मामले में अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था और ऐसे में उन्होंने देरी को रोकने के उपायों पर SCLSC के परामर्श से 15 जनवरी को एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव को लेकर अभी विवाद खत्म भी नहीं हुआ था कि अब मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई सभी OTT प्लेटफॉर्म्स की सामग्री पर नियंत्रण की मांग करने वाली याचिका के साथ होगी। CJI SA बोबडे, जस्टिस AS बोपन्ना और V रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने नोटिस जारी किया है। इस सीरीज पर मिर्जापुर की छवि को बदनाम करने का आरोप लगा है। ये भी आरोप लगाया गया है कि एक युवक को इसीलिए दूसरे राज्य में नौकरी नहीं मिली क्योंकि वो मिर्जापुर का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चिलबिलिया भुईली निवासी अरविंद चतुर्वेदी ने निर्माताओं के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। लोगों का आरोप है कि सीरीज में मिर्जापुर को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है, इससे कि इस जगह की छवि खराब हुई है और धार्मिक, क्षेत्रीय और सामाजिक भावनाओं को ठेस भी पहुंचाया गया है। मामले में मिर्जापुर वेब सीरीज से जुड़े रितेश साधवानी, फरहान अख्तर और भौमिक गोडलिया और अमेज़न प्राइम पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जब अक्टूबर में वेब सीरीज मिर्जापुर का दूसरा सीजन रिलीज हुआ था, उस वक्त भी खूब विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पर इसके बायकॉट की मांग भी उठी थी। लोगों का आरोप है कि इस सीरीज में रिश्तों के कुछ ऐसे संबंध दिखाए गए हैं जो कि समाज में गलत असर डालते हैं। मालूम हो कि मिर्जापुर वेब सीरीज का पहला सीजन साल 2018 में रिलीज हुआ था। सैंडलवुड ड्रग्स केस में कन्नड़ एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि जिस सेक्शन के तहत आरोप दर्ज है उसमें 1 साल की सजा का प्रावधान है, इसीलिए वे जमानत पाने के हकदार हैं। वहीं रागिनी द्विवेदी के वकील ने कहा है कि आरोपी के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं किया गया है, उन्हें साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी की जमानत याचिका पर विरोध जताया और कहा कि ये मामला पर्सनल यूज का नहीं है, बड़े पैमाने पर पार्टी, पब, होटल में सप्लाई से जुड़ा हुआ है। बड़े पैमाने पर आरोपी और ड्रग पैडलर के बीच मैसेज का आदान प्रदान सामने आया है। आरोपी पावरफुल और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है और ऐसे में जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती तब तक जमानत ना दी जाए। नवंबर 2020 में कर्नाटक हाईकोर्ट रागिनी द्विवेदी को जमानत देने से इनकार कर चुका था। दरअसल आपको बता दें कि मामले की बात करें तो सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने कन्नड़
फिल्मोद्योग में मादक पदार्थों के इस्तेमाल के मामले में अभिनेत्री रागिनी त्रिवेदी को अरेस्ट किया था। रागिनी पर इनका कारोबार करने वालों से संपर्क करने के भी आरोप लगे हैं और ऐसे में इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2 नवंबर को रागिनी त्रिवेदी और संजना गलरानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। रागिनी और संजना दोनों को सितंबर में सैंडलवुड की पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। संजना गलरानी 8 सितंबर से और रागिनी 4 सितंबर से न्यायिक हिरासत में हैं। दोनों पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आपराधिक साजिश 120B के अलावा एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 21, 21C, 27A, 27B और 29 भी शामिल है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट से पहले विशेष अदालत ने भी 28 सितंबर को रागिनी त्रिवेदी को संजना गलरानी की याचिका को खारिज किया था। और शिवम शर्मा इस वक्त हमारे साथ अधिवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम जी, जानना चाहेंगे आपसे, कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहा, हमें तफसील से बताएं। जी, इस मामले में बेंच ने उल्लेख किया कि हालांकि याचिकाकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम की कुछ धाराओं का उल्लंघन पाया गया है, लेकिन अगर कोई अपराध किया गया है तो उसे दवाओं के सेवन के लिए धारा 27B के तहत लाया जाएगा। इस आदेश में कहा गया कि लूथरा द्वारा, जो कि वकील है, द्वारा कार्रवाई के माध्यम से कुछ चीजें अदालत में स्पष्ट हो गई है। जैसे कि सबसे पहले याचिकाकर्ता के साथ कोई ड्रग्स नहीं मिला था और याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले की संपूर्णता एक बयान पर आधारित थी। दूसरा, ये माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने पार्टियों में ड्रग्स का सेवन किया था। तीसरा, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता को एक साजिश के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने ये पाया था और उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। इसके अलावा आज तक कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई, इसलिए ड्रग्स के सेवन के लिए एकमात्र अपराध जो धारा 27B के तहत आता है और धारा 27 को गलत तरीके से लागू किया गया है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में जो पाया गया है उससे कहा जा सकता है कि धारा 37 को अलग तरीकों से सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया है। इस तरह से इसमें जमानत के नियम का पालन करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप हम उच्च न्यायालय का निर्णय को अलग रखते हैं और याचिकाकर्ता को जमानत देते हैं। एसजी ने इसमें तर्क दिया था कि यह व्यक्तिगत खपत का मामला नहीं है और याचिकाकर्ता को विभिन्न संस्थानों पर बड़ी पार्टियों का आयोजन करने पाया गया, जिसमें उसने ड्रग्स की आपूर्ति की थी। देखिए, दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कन्नड़ अभिनेता को जमानत दे दी है और नोट किया कि धारा 37 को तत्काल मामले में गलत तरीके से लागू किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शिवम, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए और इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए। दरअसल बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अभिनेता सोनू सूद को उस अपील और अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया सोनू सूद की, जिसमें उन्होंने जुहू स्थित अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बृहन मुंबई नगर निगम को नोटिस को चुनौती दी थी। दरअसल न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि अदालत अपील और याचिका को खारिज कर रही है। बीएमसी अब इस पर फैसला करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। सुनवाई के दौरान सोनू सूद के वकील अमोघ सिंह ने दलील रखी कि बीएमसी द्वारा भेजे गए नोटिस में जिक्र नहीं किया गया है कि किस फ्लोर पर अवैध निर्माण किया गया है, कोई डायमेंशन मेंशन नहीं किया गया है। वो इमारत वहां पर साल 1992 से मौजूद है, वो पूरी इमारत को नहीं गिरा सकते। उन्होंने ये भी जिक्र यहाँ पर नहीं किया कि इसमें क्या है जो अवैध है और इसीलिए हमने ये दलील रखी है। ये नोटिस आवेग में दिया गया है। हमारा कहना है कि नोटिस बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि हम जान सके कि किस तरह कदम उठाना है। सूद के वकील अमोघ सिंह ने बीएमसी द्वारा जारी नोटिस का पालन करने के लिए 10 सप्ताह का समय भी मांगा था और आपको बता दें कि अदालत से अनुरोध भी किया गया था कि वह नगर निकाय को इमारत ढहाने का कदम नहीं उठाने का निर्देश दे। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि अभिनेता के पास ऐसा करने का पहले पर्याप्त समय था। बीएमसी ने पिछले साल अक्टूबर में सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। उस नोटिस को सूद ने दिसंबर 2020 में दीवानी अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल इसके बाद उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय का रुख भी किया था। बीएमसी ने अपने नोटिस में आरोप लगाया था कि सूद ने 6 मंजिला शक्ति सागर रिहायशी इमारत में ढांचागत बदलाव कर उसे वाणिज्यिक होटल में तब्दील कर दिया था।
बीएमसी ने 13 जनवरी को हुई सुनवाई में अदालत में अपनी दलील देते हुए अभिनेता पर अवैध निर्माण के जरिए पैसे कमाने का आरोप लगाया था। महानगर पालिका का कहना है कि सूद ने लाइसेंस लेना जरूरी नहीं समझा और एक रिहायशी बिल्डिंग को होटल में तब्दील कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि सोनू को बीएमसी की तरफ से नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और निर्माण कार्य जारी रखा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दरअसल नासिक सेंट्रल जेल में एक कैदी की मौत से संबंधित सभी दस्तावेज की जांच की मांग की है और ऐसे में कोर्ट ने इसकी मांग तब की जब कोर्ट को पता चला कि परिवार को सूचित नहीं किया गया था कि 32 वर्षीय की मौत अनिवार्य स्वतंत्र जांच शुरू की गई है। दरअसल आपको बता दें कि कथित रूप से जेल के अधिकारियों पर गंभीर अत्याचार का आरोप लगाने वाले एक नोट को पोस्टमार्टम के दौरान लाइफ कॉन्विक्ट असगर अली मंसूरी के पेट को प्लास्टिक का उपयोग करके जोर से लपेटा गया था। उसे 7 अक्टूबर 2020 को जेल के अंदर फांसी पर लटका हुआ पाया गया था। उनके कथित व्यवहार के कारण कुछ कैदियों को उससे अलग कर दिया गया था। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पितले की खंडपीठ ने मंसूरी के पिता मुमताज मोहम्मद मंसूरी और पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई वो कर रही थी, जिसमें उन परिस्थितियों की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने की मांग की गई थी जिसमें असगर अली मंसूरी यानी इसके बेटे की मौत हो गई थी। जांच में आपको बता दें कि साथ ही उसकी भी जांच कराने की मांग की गई थी, जिसमें सुसाइड नोट में जेल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की गई थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक जेपी याग्निक ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने निर्देश ले लिया है। इससे पता चला है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 176(1)(a) के तहत एक अनिवार्य न्यायिक जांच शुरू की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि मानवाधिकार आयोग ने भी इस घटना की जांच शुरू की है। न्यायमूर्ति मनीष पितले ने पूछा कि क्या पूछताछ पूरी हो गई है। जब इस घटना से 3 महीने बीतने की सूचना दी गई तो न्यायाधीश ने कहा कि यह उनके लिए जांच पूरी करने के लिए पर्याप्त समय है। केरल हाईकोर्ट ने केरल राज्य सरकार को निर्देश दिया कि केरल सरकार एडामालकुडी में रहने वाले जनजातीय समुदाय के सदस्यों को राशन की आपूर्ति और कानून के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य लाभ को सुनिश्चित करे। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चली के खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को जनजातियों तक पहुंच के लिए सड़क बनाने की संभावना तलाशने की जरूरत है, जिससे राशन की आसान और सुविधाजनक आपूर्ति की सुविधा और बुनियादी लाभ के लिए आवश्यक अन्य चीजें उपलब्ध कराना आसान हो सके। जीवन जीने के लिए जरूरी सुविधाएं और जनजातियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करना चाहिए। दरअसल एक पत्र वर्ष 2016 में एनसीटी नई दिल्ली सरकार के साथ कथित रूप से पंजीकृत एक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व के आधार पर लिखा गया था। पत्र के मुताबिक डीएलएसए ने राशन की आपूर्ति में विभिन्न अनियमितताएं पाई थी और उनकी अपनी रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों को इडुक्की जिले के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले कठिन इलाकों के कारण जनजातीय कॉलोनियों में राशन को ले जाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। स्वयं को संतुष्ट करते हुए राज्य सरकार और विभागों द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त मात्रा में राशन आदिवासियों को आपूर्ति की जाती है। न्यायालय ने ध्यान दिया कि राशन ले जाने में कई कठिनाइयां आती है। कोर्ट ने कहा कि भले ही सरकार और अधिकारियों द्वारा सड़क बनाने के लिए उचित कदम उठाए गए हों, लेकिन जो सड़कें बनाई गई है वह आदिवासी कॉलोनियों तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रही है। इस तथ्य के कारण है कि इस तरह से एक दुर्लभ इलाके में व्यवहारिक रूप से सड़क बनाना असंभव है, लेकिन राशन और अन्य चीजों को आदिवासियों तक पहुंचाने के लिए एक छोटी सड़क बनाने की संभावना तलाशने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। कोर्ट ने आदिवासी कॉलोनी के सदस्यों के लिए कानून के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य लाभ को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश के द्वारा रिट याचिका पर निस्तारण किया गया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.